है 11th का। तो जैसे आपको ऑलरेडी मालूम है कि आज हम पढ़ रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। 11th का ये नया टॉपिक हमने उठाया था, नया यूनिट। तो इसमें से हमने पहला वाला जो क्लास था वो डिलीवर किया है 1-2 दिन पहले कि सेल साइकिल या सेल डिवीजन क्या होता है। जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि रोडोल्फ विर्चो जो था, इसी ने बोला कि जो नए सेल्स बनते हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। एक्चुअली 1855 में इसने बोला था। फिर फ्लेमिंग ने बोला कि एक्चुअली जो सेल डिवीजन होता है इसमें एक टाइप है जहाँ पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, उसको माइटोसिस कहते हैं। फिर मोर आया, इसने बोला कि और एक किस्म है उसको मियासिस के नाम से जानते हैं। तो ये पहला वाला टॉपिक है। मैं थोड़ा रिकेपिटुलेशन दे रहा हूँ उस टॉपिक की आपको, ताकि एक सीक्वेंस बने रहे। तो फिर यही मैंने बोला था आपको कि जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनिज़म्स हैं इस प्लेनेट में, जैसे ब्लू व्हेल है, एलिफेंट है, जिराफ है या ह्यूमन बीइंग है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं इनमें। तो ये सारे सेल्स बनते हैं इसी सेल डिवीजन से। तो ये सेल डिवीजन हमारे लिए बहुत ही अहम है लिविंग थिंग्स के लिए, क्योंकि इसी से ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होते हैं, नए नए पार्ट्स निकलते हैं। अगर ये नहीं होता तो न ग्रोथ होती, न डेवलपमेंट होता, न बच्चे पैदा होते और न ही नए नए अंग पैदा होते। फिर हमने पढ़ा था वहाँ एम फेज, माइटोसिस फेज। तो उसमें क्या होता था कि पहले ये न्यूक्लियस डिवाइड होता था, तो फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता था, तो फिर इंटरफेज होता था कि एक माइटोटिक रीजन से लेकर दूसरे माइटोटिक रीजन के दरमियान जो फेज आता है उसको इंटरफेज कहते हैं। तो इंटरफेज में एक्चुअली क्या होता है कि सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, सिंथेटिक ये सेल डिवीजन के लिए तैयार करते हैं इंटरफेज में। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे ले जा रहे हैं और हम पढ़ेंगे कि जो इंटरफेज़ है, एक्चुअली इंटरफेज़ वो फेज़ है कि जब एक सेल अपने आप को तैयार करती है सेल डिवीजन के लिए, यानी कि इसका जो ग्रोथ है वो बढ़ता है, डीएनए सिंथेसिस होती है, आरएनए सिंथेसिस होती है, प्रोटीन्स बनते हैं। तो इसी इंटरफेज़ को हम आज देखेंगे कि इसमें कितने फेजेस हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फेजेस ऑफ इंटरफेज, एंड डिस्कस द इंटरफेज इन डिटेल। तो इसके साथ साथ हम और एक फेज़ पढ़ेंगे आगे, जिसको हम G0 फेज़ कहते हैं। तो वो भी आप देखोगे अभी। तो आज का टॉपिक है इंटरफेज़। तो इंटरफेज़ को हमने डिवाइड किया है नीचे वाले 3 ग्रुप्स में। तो ग्रुप 1 है G1 फेज़, इसको कहते हैं गैप 1 फेज़। तो दूसरा है एस फेज़। तो एस का मीनिंग है यहाँ पे सिंथेसिस फेज़, यानी कि यहाँ पे सिंथेसिस होती है, कोई चीज़ बनता है। तो फिर तीसरा वाला फेज़ है, हिस्सा है, पार्ट है, वो है G2 फेज़। तो जी का मीनिंग है यहाँ पे गैप 2 फेज़। तो हम देखते हैं आपके जो G1 फेज़ है या गैप 1 फेज़ है, इसको क्या, ये इससे क्या मुराद है। तो इसको हम ग्रोथ फेज़ भी कहते हैं। G1 फेज़ इज़ आल्सो नोन एज ग्रोथ फेज़। सो दिस G1 फेज़, इसमें क्या होता है, तो ये एक इंटरवल है, एक पीरियड है माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए जब शुरू होता है रेप्लिकेट होना तब तक, लेकिन स्टार्ट कहाँ से, माइटोसिस से। यानी कि माइटोसिस ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर ये फॉलो अप होता है सेल डिवीजन, इस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन से। तो इस माइटोसिस से लेके डीएनए रेप्लिकेशन तक, जब तक डीएनए रेप्लिकेट स्टार्ट होना होती है, यानी कि व्हेन डीएनए स्टार्ट्स टू रेप्लिकेट, इसमें जो पीरियड आता है इसको हम कहते हैं G1 फेज़। ये हम इंटरफेज़ को डिवाइड करते हैं फेजेस में। तो पहला वाला फेज़ है इंटरफेज़ का यही कि रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन से पहला वाला फेज़, जो पहला वाला पार्ट है, टाइम पीरियड है, उसको हम कहते हैं G1 फेज़। तो इस फेज़ में क्या होता है, जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली बहुत ही एक्टिव रहती है, दैट रिमेन्स वेरी मच एक्टिव मेटाबॉलिकली, एंड इट ऑल्सो ग्रोज वेल इन साइज, द सेल ऑल्सो ग्रोज वेल इन साइज। लेकिन डीएनए यहाँ नहीं बनता है। तो आपको इतना याद अगर आप रखोगे कि G1 फेज़ में क्या होता है, क्योंकि ग्रोथ फेज़ है, इसमें
सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और ये ग्रो करती है वेल साइज़ में, यानी कि बड़ी होती है साइज़ में, लेकिन डीएनए जीवन फेज़ में रेप्लिकेट नहीं होता। ये आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, नीट वाला ऑब्जेक्टिव भी है, वेदर डीएनए रेप्लिकेट्स इन जीवन फेज़। नो, आपको याद रखना है कि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती है, डीएनए नहीं बनता है। तो दूसरा पार्ट है इंटरफेज़ का, वो है सिंथेसिस फेज़, यानी कि एस फेज़। तो इसका मीनिंग ही है एस फेज़ का, सिंथेसिस फेज़। तो हम देखते हैं कि इससे क्या बनता है। So it is the period or phase in which DNA synthesis और replication take place। यानी कि इस टाइम में, इस पीरियड में, इस फेज़ में क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस होती है या डीएनए रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट उसका मतलब यही है कि डीएनए का बनना, अपने जो ओरिजिनल कॉपी होती है उससे दूसरी कॉपी का बनना, तो रेप्लिकेशन कहलाता है वही। तो ये किस में होता है, इंटरफेज़ के इस एस फेज़ में होता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसमें क्या होता है, डीएनए जो होता है, डीएनए अमाउंट जितना होता है सेल के अंदर वो डबल होता है। जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, जो भी वहाँ नंबर है वो डबल होता है। मान लो अगर वहाँ डीएनए का नंबर है 2C, तो ये बनता है 4C सिंथेसिस फेज़ में। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है कि क्रोमोसोम नंबर जितना है वो वही रहता है, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक सेल डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड का मतलब ये है कि वहाँ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है, तो वो 2n ही रहता है, वो 3n या 4n नहीं बनता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है सिंथेसिस फेज में कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, बट डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट होता है और वो इस सेल में डबल हो जाता है। तो एनिमल सेल में जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो स्टार्ट होती है इसी एस फेज में, और साथ साथ जो सेंट्रियोल्स होते हैं, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि सेल डिवीजन में इनका ये मदद देते हैं सेंट्रियोल्स, तो इनकी डिप्लिकेशन भी स्टार्ट होती है किसमें, साइटोप्लाज्म में। किस फेज़ में, एस फेज़ में। सेंट्रियोल भी इसमें रेप्लिकेट होते हैं और डीएनए भी रेप्लिकेट होता है। तो ये था एस फेज, सिंथेसिस फेज। अब हम पढ़ते हैं G2 फेज़, यानी कि गैप 2 फेज़। तो गैप 2 फेज़ में क्या होता है, इस फेज़ को हम कहते हैं प्री माइटोटिक फेज़ भी, यानी कि माइटोसिस से पहला वाला फेज़ जो है उसको हम कहते हैं G2 फेज़ और गैप 2 फेज़। तो इसमें क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस जो है, डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो स्टॉप होती है। अब यहाँ पे डीएनए न रेप्लिकेट होता है और न सिंथेसाइज होता है, लेकिन प्रोटीन जो होते हैं और आरएनए जो होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, वो कंटिन्यू होते हैं ये सिंथेसाइज होना, वो कि वो बनते जाते हैं। G2 फेज़ में प्रोटीन्स और आरएनए बनते हैं, लेकिन डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है वो स्टॉप होती है, और ये वाला फेज़ जो है ये प्री माइटोटिक फेज़ है। तो सॉरी, थोड़ा बहुत इंटरप्शन हुआ था, अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। तो क्या है कि हम G2 फेज़ पढ़ रहे हैं। तो G2 फेज़ में यही होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो स्टॉप होती है, वो बनना बंद होता है, लेकिन प्रोटीन्स जो होते हैं और आरएनए जो होते हैं दे कंटिन्यू टू सिंथेसाइज। क्योंकि जो आरएनए होता है और डीएनए होता है ये हमें चाहिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनीज के लिए। जो सेल ऑर्गेनीज हैं दूसरे जिनको वहाँ पे बनना है, चाहे वो गोल्गी बॉडीज़ हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो और कोई हो,
लाइसोसोम्स हो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इनको बनने के लिए हमें प्रोटीन्स और आरएनए चाहिए। तो इसलिए एस फेज में आरएनए और प्रोटीन बनना बंद नहीं होते हैं, लेकिन जो डीएनए होता है वो बंद होता है सिंथेसाइज होना। तो इस फेज में स्पिंडल फॉर्मेशन भी हमें चाहिए, सेल का बढ़ना भी हमें चाहिए, सेल ग्रोथ। तो इस सारे के लिए प्रोटीन का और इसका बनना ज़रूरी है। तो इससे क्या होता है, सेल प्रिपेयर होती है डिवीजन के लिए। तो ये 3 फेजेस थे आपने जो पढ़े अभी, कि गैप 1 फेज़ है और एस फेज़ है, सिंथेसिस फेज़, और G2 फेज़ है। अलग अलग मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि G1 फेज़ क्या होता है, सिंथेसिस फेज़ क्या होता है। तो G1 फेज़ में यही होता है कि सेल बढ़ती है, डीएनए सिंथेसिस नहीं होती है, तो इसको हम ग्रोथ फेज़ भी कहते हैं। और एस फेज़ में क्या होता है कि वहाँ पे सिंथेसिस ऑफ या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, तो वो डबल होता है उसका नंबर, और वहाँ पे सेंट्रियोल्स भी बनते हैं, वो भी रेप्लिकेट होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ता है। और G2 फेज़ में सिंपली रेप्लिकेशन बंद होती है, लेकिन प्रोटीन और आरएनए की जो रेप्लिकेशन होती है इसका बनना कंटिन्यू होता है, क्योंकि इसको मल्टीप्लिकेट करना है, सेल ऑर्गेनिज को, स्पिंडल फॉर्मेशन को करना है और सेल को ग्रो करना है, यानी कि सेल को डिवीजन के लिए यहाँ पे तैयार करना है। अब हम और एक फेज़ पढ़ते हैं, उसका नाम है G0 फेज़, और दिस इज़ ऑल्सो नोन एज क्विसेंट स्टेज। तो क्विसेंट स्टेज एंड G0 फेज़ में क्या होता है, सिंपली एक सेल जो होती है दैट रिमेन्स वेरी मच डॉर्मेंट। इन डॉर्मेंट मीन्स इनएक्टिव, वो सेल डिवीजन में हिस्सा नहीं लेती है, इनएक्टिव रहती है, डॉर्मेंट रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको माइटोजेंस अवेलेबल नहीं होते। तो माइटोजेंस क्या है, माइटोजेंस दे आर the agents, they are the factors, they are the substances which are required for cell division, which initiate cell division rather, जो स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन को करने में मदद करते हैं, सेल को डिवाइड होने में मदद करते हैं, ट्रिगर करते हैं सेल डिवीजन को, इनिशिएट करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं प्लांट सेल में साइटोकाइनिन होता है एक केमिकल, या ह्यूमन बींग्स में लिम्फोकाइन्स होते हैं, इनको हम माइटोजेंस कहते हैं। तो ये माइटोजेन का काम यही है कि ये सेल डिवीजन को ट्रिगर करते हैं। तो G0 फेज या क्विसेंट स्टेज में क्या होता है कि ये माइटोजेंस अवेलेबल नहीं होते हैं, और सेल जो होती है वो डॉर्मेंट रहती है, इनएक्टिव रहती है, वो डिवाइड नहीं होती है। और इसमें दूसरे भी वो कंपाउंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं सेल को जो एनर्जी रिच होते हैं, यानी कि सेल डिवीजन के लिए सेल को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और उस वक्त वो फुली डेवलप होनी चाहिए साइज़ में, लेकिन एनर्जी रिच कंपाउंड्स भी उसको अवेलेबल नहीं होते हैं, और माइटोजेंस भी अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये सेल डॉर्मेंट रहती है। लेकिन ये वो वाला फेज़ है जब सेल अपने आप को तैयार करती है, रिजर्व रखती है, किसके लिए, कि जो ही मुझे सिग्नल आएगी मैं सेल डिवीजन में घुस जाऊंगी। यानी कि इस फेज़ में सेल जो होती है वो रिजर्व रहती है, सेल ग्रो नहीं करती है, और यहाँ पे कोई रेप्लिकेशन नहीं होती है, लेकिन अपने आप को ये रिजर्व रखती है ताकि किसी सेल डिवीजन में घुस जाए। तो हम आगे अब देखते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला वाला क्वेश्चन अब आपको समझ में आया ही होगा, फैक्टर यही है कि जब सेल ग्रो होती है, फुली डेवलप होती है, तब उसमें ऑटोमेटिकली एक सिग्नल जाती है कि अब आपको टाइम आया है डिवीजन के लिए। सो सेल साइकिल या सेल ग्रोथ, व्हेन ए सेल develops fully, when it grows fully, so it is the time for the cell to start its division। ये एक फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि इसका ग्रोथ, इसकी डेवलपमेंट, इसका साइज जब भी फुली साइज में डेवलप होता है तो सेल डिवीजन के लिए तैयार होती है। तो दूसरा ये है कि कैरियोप्लाज्मिक रेशियो। तो कैरियोप्लाज्म आपको ऑलरेडी पता है कि जब न्यूक्लियस जो होता है कैरियोप्लाज्म, उसमें एक खास रेशियो होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी कंटेंट्स होते हैं उसका एक उसकी एक क्वांटिटी होती है, एक रेशियो होता है, एक लिमिट होता है। लेकिन जब वो रेशियो बढ़ता है, सेल डिस्टर्ब होती है, तो सेल को ऑटोमेटिकली इस डिस्टर्बेंस से पता चलता है कि अब मुझे डिवीजन में जाना है, मुझे डिवाइड करना है अपने आप को। सो यही मैं लिखा है यहाँ पे, व्हेन सेल साइज इंक्रीजेस इट डिस्टर्ब्स कैरियोप्लाज्मिक रेशियो।
यूं ही सेल साइज़ में बढ़ती है और साथ साथ इसका जो कैरियोप्लाज्म होता है या न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, वो भी बढ़ता है। तो इससे क्या होता है, इसका जो रेशियो होता है वो डिस्टर्ब होता है, तो इससे सेल स्टार्ट होती है डिवाइड होना। तो इससे स्टिमुलेट करता है सेल को कि अब आप डिवीजन में जाइए। सो कैरियोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा वाला है जब जो मैंने अभी आपको बोला कि अवेलेबिलिटी ऑफ माइटोजेंस। अगर माइटोजेंस वही एजेंट्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो ट्रिगर करते हैं सेल डिवीजन को, जो सेल डिवीजन को इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि प्लांट्स में साइटोकाइनिन होता है, ह्यूमन बींग्स में लिम्फोकाइन्स होते हैं। तो अगर ये अवेलेबल हैं तो इनकी अवेलेबिलिटी से क्या होता है कि ये एडवांस cell it gets indication, it gets initiation, it gets triggered up for the cell division. So these are some of the factors which are showing their effect for cell division. तो होप आपने ये क्लास समझ लिया होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टिल देन गुड बाय।